हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर हम हाजिर हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। आप इसके दो पार्ट को देख चुके हैं, आज इसका तीसरा पार्ट है, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। हम आपसे सबसे पहले कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी मेरे चैनल का नाम है नोवेल्टी अमरपुर एजुकेशन। आप सर्च कर उससे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। हम लोग इसके दो पार्ट को देखे हैं, यानी 50 नंबर तक देख चुके हैं हम लोग। 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। कहता है, व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? बताइए फटाफट। थोड़ा सा हम पेन को ठीक कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग आंसर दे पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह का तो है ही, यहाँ पे ये ले लेते हैं। चलिए, तो दीजिए इसका आंसर क्या होगा। व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? अब स्फीतिक दशाएं ए और बी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट दीजिए इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? ए और बी। स्फीतिक हो जाए, ज़्यादा दाम बढ़ जाए तो भी व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाती है, और कम हो जाए तब भी हो जाती है। तो दोनों स्थिति में ऐसा होती है, यानी पैसे जब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ने लगे तब भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा प्राइस घटने लगे तब भी हो सकता है। चलिए, कहता है कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे.एम. किन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बताना है आपको फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो वर्ष था वो था 1936। कितना था? 1936। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, महामंदी किस वर्ष आई थी? तो आपको याद होना चाहिए, महामंदी जो तीसा की महामंदी थी वो 1930 में आई थी। तभी केन्स को फॉलो किया गया था। उसके बाद ही केन्स का सिद्धांत सब आया था। उसी समय कहा गया था कि आप सरकार को गड्ढा खोद कर फिर से भरना चाहिए ताकि इकोनॉमी में जान आ सके, यानी एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया था और डिमांड साइड को बढ़ाया गया था। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, किन्स के गुणक को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। फटाफट दीजिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, 55 नंबर में, विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं? विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप हैं? स्थिर विनिमय दर, लोचदार विनिमय दर, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। स्थिर विनिमय दर भी होती है और लोचदार विनिमय दर भी होती है। स्थिर विनिमय दर में क्या होती है? एक रेट फिक्स किया जाता है, उसी पे लोग आदान प्रदान करते हैं, जबकि लोचदार डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। चलिए, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, ए और बी दोनों। तो फटाफट बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो ये दोनों बात जो है वो क्या है? बजट संगठक के घटक है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, मतलब जिससे कि सरकार को पैसा आता हो? ब्याज का भुगतान, मकान का क्रय, मशीनरी व्यय, इनमें से सभी। फटाफट बताइए कि क्या होगा आंसर। तो ब्याज का जो भुगतान होता है वो क्या है? सरकार का पूंजीगत व्यय है। सरकार का क्या है? पूंजीगत व्यय है। चलिए, कहता है कि प्राथमिक घाटे का सही माप क्या है? प्राथमिक घाटे का सही माप क्या है? राजकोषीय घाटा माइनस राजस्व घाटा, राजस्व घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। फटाफट क्या है? कहता है प्राथमिक घाटे का सही माप क्या है? तो राजकोषीय घाटा माइनस राजस्व घाटा जो है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा। मान लीजिए इस बार अभी जो नया बजट आया है इसमें जो है कि 9% फिजिकल डेफिसिट है। 9% फिजिकल डेफिसिट है, जिसमें 3% ब्याज के रूप में है और 6% टोटल जो डेफिसिट है वो 9 है, लेकिन उसमें 3% ब्याज में चला जाएगा। तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा? 6%। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बढ़ते हैं अगला। कहता है, व्यापार संतुलन में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? अदृश्य मदें, पूंजीगत आंतरण, दृश्य मदें, इनमें से सभी। फटाफट बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो पूंजीगत आंतरण जो है वो व्यापार संतुलन की मदों में सम्मिलित होती है। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 60। देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन चालू खाते का संगठक है? एक पक्षीय अंतरण, सरकारी सौदे, प्रत्यक्ष निवेश, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। तो सरकारी सौदे जो है वो क्या है? प्रत्यक्ष चालू खाते के संगठक हैं। चलिए अगला कहता है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण है? मार्शल के अनुसार, सैमुअल्सन के अनुसार, जेएस मिल के अनुसार और एडम स्मिथ के अनुसार। क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए आप, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा? एक सेकंड, थोड़ा सा 60 में मिस्टेक हो गया है हम लोग को। 60 को ठीक, 60 को देखने के बाद 61 को देखते हैं। सॉरी, 60 में बिल्कुल ठीक है, 61 में देखते हैं हम लोग। कहता है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? फटाफट बताइए 61 का क्या होगा? ये मार्शल साहब ने कहा था। ये किसने कहा था? मार्शल साहब ने कहा था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 62 में सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है वो कहलाती है। गैर आर्थिक क्रियाएं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो आय का सृजन करेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? आर्थिक क्रियाएं। विनिमय क्रिया भी क्या है? एक आर्थिक क्रिया है, तो आर्थिक क्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? असीमित आवश्यकताएं, सीमित आवश्यकताएं, ए और बी दोनों। फटाफट बताइए किसका आंसर क्या होगा? इसमें दोनों होगा। क्यों? जो आर्थिक समस्या है वो इसी पे है ना कि असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन है। इसी को कैसे जोड़ घटा गुणा भाग करके हम बैलेंस में रखें, ये तो हमारी आर्थिक समस्या है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर में क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कहता है कि कीमत, बी नंबर को हम लोग देखते हैं, ये सही नहीं है। कीमत संयंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। कीमत संयंत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता, ये नहीं है, ये सही नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई और विशेषता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगला नंबर 65 में। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमको। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल यह है। कहता है उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होती है, ये भी सही है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, बिल्कुल। अच्छा, वस्तु की उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो क्या हो जाएगा? सबसे सही होगा। यानी हम लोग ए नहीं कह के क्या कहेंगे? डी कहेंगे। क्यों? तो ये सारी बातें क्या है? सही है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तब सीमांत उपयोगिता होती है। बताना है इसका फटाफट क्या होगा? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? शून्य हो जाती है। इसके बाद यदि हम जरा सा भी ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसे 5 रोटी खाने पर आपको पूरा पेट भर जाता है, छठा रोटी खाएंगे तो वो तो माइनस में चला जाएगा ना, इसका मतलब वो पेट खराब कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी होता है। 67 नंबर में देखिए कहता है जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करती है तब यह मांग की लोच कहलाती है। कीमत की मांग, आय की मांग, तिरछी मांग की लोच, या इनमें से सभी। फटाफट बताइए कि 67 नंबर का आंसर क्या होगा? कीमत की मांग कहते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर y को प्रभावित करता है। इसका मतलब कीमत की मांग की लोच क्या कहलाती है? कीमत की मांग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव शून्य होती है, धनात्मक होती, ऋणात्मक होती, इनमें से कोई नहीं। समान वस्तु के लिए फटाफट बताइए ऋणात्मक होगी। क्यों? जो डेली वेज का चीज है, जो डेली यूज हम लोग करते हैं सामान, जैसे जूता या फिर ऐसा कोई वस्तु जो नेसेसरी नहीं हो, जिसकी ज़रूरत नहीं हो, तो यदि उसमें क्या होता है? प्राइस बढ़ जाए। मान लेते हैं हम जूता पहनते हैं, जूता का प्राइस बढ़ जाए तो थोड़ा दिन उसको रुक के हम लेंगे तो क्या होगा? इसमें ऋणात्मक होती है। जो सामान्य वस्तुएं हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर बहुत आवश्यक वस्तु नहीं है, जैसे दवाई या खाना, इस तरह का वस्तु नहीं हो। मान लो जैसे कार है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, हम कार कम खरीदेंगे या फिर खरीदना थोड़ा सा रुक जाएंगे। चलिए उदासीनता वक्र क्या करता है? मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु के प्रति अवनतोदर होता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा? तो मूल बिंदु के प्रति क्या होती है? उन्नतोदर होती है। अगला देखिए कहता है निम्न में से किस मांग वक्र को एंजिल वक्र भी कहा जाता है? फटाफट बताइए
एंजिल बकर भी कहा जाता है। तो आय मांग बकर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजिल बकर भी बोलते हैं। आय मांग बकर को क्या बोलते हैं हम लोग? एंजिल बकर भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमांत उत्पाद क्या है? सीमांत उत्पाद टोटल प्रोडक्शन बटे चेंज इन टोटल प्रोडक्शन बाय चेंज इन लेबर। फटाफट देखिए क्या है आंसर होगा हमारा 71 का। फटाफट बताइए बताइए फटाफट क्या होगा? सीमांत उत्पाद टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मौद्रिक लागत 72। मौद्रिक लागत क्या है बताना है। मौद्रिक लागत क्या है? स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत, मौद्रिक लागत, स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। फटाफट बताइए कि मौद्रिक लागत क्या है? तो मौद्रिक लागत में स्पष्ट लागत है, जितना हम पैसा खर्च करते हैं उसी को हम लोग मौद्रिक लागत बोलते हैं। उसमें जो मैनेजमेंट होता है, जिसकी कंपनी होती है, यदि वो चला रहा है उसके वेतन को नहीं जोड़ा जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस बाजार में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है? किस बाजार में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा? तो एकाधिकारी में जो है कि मांग की लोच जो है वो इकाई से अधिक होती है। क्या होती है? एकाधिकारी में अधिक होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमको समय दीजिए। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आने की पूरी पूरी संभावना है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, जिसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक। और ऐसे भी आप हमें सर्च कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है नोवेल्टी अमरपुर एजुकेशन। धन्यवाद।